तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्स। तो बोर्ड में चैप्टर 3 मार्क का आता है, यानी कि एक एक मार्क की डेफिनेशन यहाँ से आ सकती है या तो कोई एक 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। शुरुआत करते इसकी। ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शली और कंप्लीटली थ्रू रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की ज़रूरतें, इंसान की जो नीड्स है वो ख़त्म हो सकती है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट इन द नेचर बट वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्सेज। अबे भाई, दुनिया में हज़ारों चीज़ है लेकिन हम सारी चीज़ों को रिसोर्सेज नहीं कहते। तो रिसोर्सेज हम कहते किसको है वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। These elements can be called resources only when these are utilized by the man through his special knowledge and expertise। मतलब जब इंसान कोई भी चीज़ को यूज़ करता है अपनी बुद्धि लगा के, अपनी नॉलेज लगा के, वही चीज़ को हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि इंसान हवा को यूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, हाँ बिल्कुल, तो ऑक्सीजन एक रिसोर्स है। जैसे कि इंसान पानी को यूज़ कर रहा है, हाँ बिल्कुल, तो पानी एक रिसोर्स है। यानी कि इंसान जिसको यूज़ कर रहा है अपनी बुद्धि से, उसी को कहते हैं हम रिसोर्स। अब हमको एक डेफिनेशन आती है रिसोर्सेस की, तो उसमें हमको क्या लर्न करना है। तो द थिंग्स ऑन विच मैन इज़ डिपेंडेंट, पहली चीज़ कि ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे इंसान निर्भर है, इंसान डिपेंडेंट है। ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम, इंसान की ज़रूरतें वो चीज़ से ख़त्म हो सकती है। पहली चीज़ बोला था उस पर डिपेंडेंट है, दूसरी में बोला इंसान की ज़रूरतें उससे ख़त्म हो सकती है। एंड द मैन हैज़ द फिजिकल एंड द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज दैम, और इंसान के पास अपनी बुद्धि है कि वो चीज़ों को यूज़ कर सके। तो टोटल ये तीन चीज़ों में हमने जिसकी बात करी उसी को कहते हैं हम रिसोर्सेस। यानी कि आसान भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि इंसान जिस पे डिपेंडेंट है, उसके बिना इंसान का कोई भी नीड्स जो है सेटिस्फाई नहीं हो सकता, वही चीज़ को हम रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गई, खाना हो गया, पेट्रोल हो गया, वो सारी चीज़ों को क्या बोल देंगे हम, रिसोर्सेज बोल देते हैं। इन दिस वे एनीथिंग विच इज़ यूज टू फुलफिल द ह्यूमन नीड बिकम अ रिसोर्स। तो जिससे भी इंसान की ज़रूरत ख़त्म हो सकती है उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। In ancient time, man did not know about the mineral buried within the land. So, these were not the resource at that time. But at today, these are extremely useful due to their utility and developed techniques. यानी कि अब ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम बात करें पुराने टाइम की, तो पुराने टाइम में जो मिनरल्स होते हैं जो मिट्टी में से मिला करते थे, उसके बारे में इंसान को कुछ पता ही नहीं थी। उसको कैसे यूज़ करे वो इंसान को कुछ पता ही नहीं थी। तो अगर वो टाइम पे इंसान उसको पता नहीं थी तो उसको यूज़ भी नहीं कर रहा था। तो अगर वो टाइम पे इंसान उसको यूज़ नहीं कर रहा था तो वो टाइम पे वो रिसोर्स नहीं थे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो इंसान मिनरल्स को यूज़ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो जो भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं उस पर डिपेंडेंट है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो ऐसा हमें पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको इंसान पुराने टाइम में यूज़ नहीं कर रहा था, जो रिसोर्स नहीं था, लेकिन अभी यूज़ कर रहा है और रिसोर्स है, तो वो चीज़ है मिनरल्स। अब आगे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि द रिसोर्स आर मेड ऑफ इंटरैक्शन ऑफ 3 नेचर, मैन एंड कल्चर। यानी कि जो रिसोर्स है उसमें 3 लोगों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक तो नेचर का, एक तो इंसान का, और तीसरा हमारे कल्चर का। ये 3 चीज़ें जब होती है तभी हमारा रिसोर्स बन पाता है। The natural resource should have both the virtue of utility and capability to do work। अब हम ऐसा कह रहे हैं कि जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें नेचर से मिलती है जो कि रिसोर्स है जिसको इंसान यूज़ कर सकता है, जैसे कि हवा, पानी। तो ये जो चीज़ें, इसमें 2 गुण होने चाहिए। गुण को क्या कहते हैं, वर्च्यू, गुण होने चाहिए। एक तो उसको हम यूज़ कर सके, यूटिलिटी का गुण, और दूसरा कैपेबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि उससे, वो चीज़ से, रिसोर्स से हम अपना काम निकलवा सके। अब आता है यूजेस ऑफ रिसोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है 3 मार्क का क्वेश्चन, यहाँ से यही 3 मार्क का क्वेश्चन है, यूजेस ऑफ रिसोर्स।
रिसोर्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। रिसोर्स जो है हमको बहुत अलग अलग तरीक़ों से यूज़फुल है। वी लर्न अबाउट इट रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ। हम जो उसका रोल धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम उसका रोल हमारी डे टू डे लाइफ में बढ़ता जा रहा है। All the activities from agriculture to industry ultimately depend on the natural resource। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से लेके जो भी फैक्ट्रीज में चीज़ें बन रही है सारी की सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल रिसोर्स पे ही डिपेंड करती है। अब रिसोर्स को हम 3 पार्ट के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला जो है रिसोर्स जिसको हम खाते हैं, रिसोर्स एज अ फूड। तो इसमें हमको ऐसा बोलना है फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली। जो भी फ्रूट्स होते हैं वो नेचुरली ग्रो होते हैं, खेतों में ग्रो होते हैं। वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन थ्रू एग्रीकल्चर। जो क्रॉप्स है, वीट हो गया, अलग अलग क्रॉप्स जो हो गए वो हमको खेतों में से मिलते हैं। फिर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, मीट जो हो गया मतलब मिल्क हो गया, उसके जो भी प्रोडक्ट हो गया, दही छाछ जो भी चीज़ हो गई। उसके अलावा जो मीट है वो हमको एनिमल से मिलता है, जानवरों से मिलता है। फिर मछलियाँ और अलग अलग और जानवर, दरियाई जानवर, एक्वेटिक एनिमल्स, ये हमको रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, जो भी दरिया हो गया, ओशन हो गया, उसको रिजर्वायर कहा जाता है, तो वहाँ से मिलते हैं। हनी कहाँ से मिलता है, तो हनी बी से मिलता है। ये सारी आइटम्स जो है इसको हम रिसोर्स कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम क्लासीफाई के अंदर रखेंगे रिसोर्स एज अ फूड। अब हम दूसरे नंबर पे बात करें रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। तो वेरियस गुड्स obtained फ्रॉम द फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट, वुल्स, हाइड्स एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम द एनिमल्स, मिनरल्स, ओर्स फॉर्म द रॉ मटेरियल। यानी कि अब रॉ मटेरियल की बात करें तो ऐसी जो भी चीज़ है जो हमको जंगलों से मिलती है, एग्रो प्रोडक्ट यानी कि एग्रीकल्चर से मिलती है, वुल हो गया जैसे कि, हाइड का मतलब होता है स्किन यानी कि चमड़ी हो गई, कोई जानवर की चमड़ी, उसको उससे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। एंड मीट, ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से मिलती है, जानवरों से मिलती है, और इसको ही बाद में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करके आगे और नई चीज़ें बनाई जाएगी। यानी कि रॉ मटेरियल का मतलब जो हो सकता है बेसिक चीज़ें, जिससे और चीज़ें आगे बनाने जाने वाली है। अब हम तीसरी बात करें रिसोर्स एज अ एनर्जी सोर्स, यानी कि अब रिसोर्स से एनर्जी भी पाई जाती है। वी यूज़ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एज अ फ्यूल इन द इंडस्ट्रीज एज वेल एज इन द डोमेस्टिक फ्यूल्स। यानी कि हम जो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को डोमेस्टिक फ्यूल्स और इंडस्ट्रीज़ में भी फ्यूल जैसा यूज़ करते हैं। तो हमको पता है पेट्रोल फ्यूल जैसा यूज़ होता ही है। बिसाइड एनर्जी के, उसके अलावा एनर्जी जो है जनरेट कैसे कैसे हो सकती है, तो एक तो सोलर से, जैसे अभी के टाइम पे सोलर बहुत चल रहा है। विंड हवा से, सी वेव्स जो दरिया की लहरें होती है, सी वेव्स। अब उसके अलावा एक और चीज़ कह रहे हैं टाइड्स एंड ईब्स। अब इसका मतलब क्या होता है, टाइड्स का मतलब होता है दरिया की लहरें जो बाहर आ रही है उसको कहेंगे हम टाइड्स। क्या बोला, टाइड्स का मतलब है दरिया की लहरें जो बाहर आ रही है, और ईब्स का मतलब दरिया की लहरें ही है लेकिन वो दरिया की तरफ वापस जा रही है, उसको कहेंगे हम ईब्स। तो ये दोनों चीज़ों से भी एनर्जी जनरेट की जाती है, और वाटरफॉल से भी एनर्जी जनरेट की जाती है। तो ये था हमारा यूजेस ऑफ रिसोर्स, जिसको हमने खाने के अंदर, कच्चे माल के अंदर और एनर्जी के अंदर क्लासीफाई किया। अब हम बात करते हैं रिसोर्स के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स को हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, 3 के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सबसे पहला ओनरशिप के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। दूसरे नंबर पे री अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे, और तीसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। तीनों को हमको डिटेल में पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओनरशिप के हिसाब से। तो ओनरशिप के हिसाब से हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया। ये ध्यान से पढ़ना, ये 2023 का भी एक क्वेश्चन था कि नेशनल रिसोर्स क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमको याद करना है। सबसे पहले हम बात करें, हम क्लासीफाई किसके हिसाब से कर रहे हैं, ओनरशिप के हिसाब से क्लासीफाई कर रहे हैं। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल नाम से क्या पता चलता है, पता चलता है कोई अकेला, यानी कि ये रिसोर्स जो है
किसी अकेले ने, कोई एक इंसान ने ओन किया है, किसी एक इंसान का ये रिसोर्स है। अब वो क्या चीज़ें हो सकती है, तो मतलब ऐसा कह रहे हैं, अब डेफिनेशन में क्या लिखना है, तो ओन बाय इंडिविजुअल, या तो किसी अकेले का है ये रिसोर्स, या तो पूरी फैमिली का है ये रिसोर्स। जैसे कि ज़मीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, तो वो भी एक तरह का रिसोर्स ही है। अब नंबर 2 पे आता है हमारे पास, वो है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या होता है, तो एक ऐसा रिसोर्स जिसको पूरी कंट्री ने ओन किया है। एक ऐसा रिसोर्स जिसको पूरी कंट्री ने ओन किया है, उसको बोलेंगे हम नेशनल रिसोर्स। जैसे कि आर्मी हो गई, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो बिजनेस हो गया, तो उसको वो पूरी कंट्री का है, तो उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे नेशनल रिसोर्स। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास ग्लोबल रिसोर्स। ऑल द फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि जो भी रिसोर्स हो गए, भले वो फिजिकल हो, नॉन फिजिकल हो, जो भी रिसोर्स है जो कि इंसान की भलाई यानी कि वेलफेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको डाल देंगे हम ग्लोबल रिसोर्स के अंदर। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो गया, तो रिसोर्स ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल द नेशन, यानी कि सारे जितने भी नेशन है, अलग अलग जो देश है, उनमें वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉमन शेयर करता है, तो वही जो कॉमन शेयर कर रहा है वही रिसोर्स को हम ग्लोबल रिसोर्स कहते हैं। तो अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। अब बांटना इन द सेंस ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ऐसे रिसोर्सेज कोई जगह पे ज़्यादा मिल रहे हैं और कोई जगह पे रिसोर्सेज कम मिल रहे हैं, तो इसको इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला जो पार्ट है वो है यूनिवर्सल रिसोर्स। तो इसकी डेफिनेशन हमसे ये कहती है, यूजफुल गैसेस इन द एटमोसफियर, जो भी बहुत महत्वपूर्ण गैसेस है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये हमको पूरे हर जगह पे, पूरे अर्थ में हर जगह पे देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसोर्सेस। नंबर 2 पे जो आता है जनरली अवेलेबल रिसोर्स, यानी कि जो आसानी से हमें मिल जाए, इजीली अवेलेबल। अब उसमें क्या आता है, जैसे कि ज़मीन हो गई, मिट्टी हो गई, सॉइल, पानी हो गया, और पैस्चर लैंड। पैस्चर लैंड का मतलब क्या, जहाँ पे एनिमल अपना चारा खा सकता है, ग्रेजिंग कर सकता है, उसको बोलेंगे पैस्चर लैंड। अब नंबर 3 पे आता है रेयर रिसोर्स। रेयर रिसोर्स का मतलब क्या, जो दुनिया में बहुत कम जगहों पे पाए जाते हैं, ऐसे रिसोर्स को कहा जाता है रेयर रिसोर्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मिनरल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें रेयर है, हर जगह पे हमको नहीं मिलती। अब लास्ट में हम बात करते हैं, जो चौथा था वो था सॉलिटरी रिसोर्स। सॉलिटरी से ये कहना चाह रहा है कि ये ऐसा तरह का रिसोर्स है जो दुनिया में सिर्फ एक या तो 2 जगह पे ही पाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। एग्जाम्पल इसका क्रायोलाइट। और क्रायोलाइट जो है ये एक ऐसा रिसोर्स है जो हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में ही मिलता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। अब हम हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी। अब री अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, री अवेलेबिलिटी का मतलब है फिर से कोई भी चीज़ हमको मिलना, री अवेलेबिलिटी। तो उसके हिसाब से हम इसको 2 भागों में क्लासीफाई करते हैं। एक है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे आगे एक 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमको इसको एक कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, एक तो डेफिनेशन याद करनी है, उसका एक एग्जाम्पल याद करना है। सम रिसोर्स रिप्रोड्यूस देमसेल्फ as per their usage during the specific time. In other words, this are inexhaustible. मतलब अब ऐसा कहना चाह रहे हैं, ऐसे तरह के रिसोर्स जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर ले, यानी कि अपना नंबर बढ़ा ले। ऐसे रिसोर्स जो अपना नंबर बढ़ा ले अपने यूज़ के हिसाब से, और मतलब दूसरी भाषा में अगर हमको बोलना है तो मैं इसको बोल सकता हूँ इनएक्सहॉस्टिबल। अब भैया इसका मतलब क्या है, इनएक्सहॉस्टिबल का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली। इनएक्सहॉस्टिबल, जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। एग्जाम्पल, सोलर कभी ख़त्म नहीं होगा, विंड हवा कभी ख़त्म नहीं होगी, बर्ड्स कभी ख़त्म नहीं, एनिमल
और बायो रिसोर्स यानी कि जो भी जिंदा रिसोर्स है, बायो रिसोर्स, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले, इनएक्सहॉस्टेबल है। तो इसी को कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब हमने पढ़ा कि रिन्यूएबल में जो चीज़ अपने आप को रिप्रोड्यूस कर ले, जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, उसी को कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। फिर 2-3 एग्जाम्पल याद कर लेना। अब वही बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच कैन नॉट बी रीयूज्ड। ऐसे रिसोर्स जिसको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते। एक बार अगर यूज़ कर लिया तो कर लिया, ख़त्म हो गए, वापस यूज़ नहीं कर सकते। दे आर यूज और दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस एंड कैन नॉट बी रिफॉर्म इन द नियर फ्यूचर। यानी कि हमारे फ्यूचर में ये वापस भी नहीं बनने वाले। एक बार बन गए तो बन गए, एक बार यूज कर लिया तो कर लिया। तो इसको हम एक्सहॉस्टेबल कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्सहॉस्टेबल का मतलब क्या, ये फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में ख़त्म होने वाली है? तो इसके एग्जाम्पल क्या है? मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब नॉन रिन्यूएबल के अंदर आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो अभी तक हमको पता चल गया भैया रिसोर्सेज क्या था, जो भी चीज़ हम जिसको यूज़ करते थे हमने उसको क्लासीफाई भी कर दिया अलग अलग तरह से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, ओनरशिप के हिसाब से, री अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अब हम पढ़ते हैं भैया रिसोर्सेज तो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, तो उसको हम बचाएंगे। तो प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। इंसान की जो ज़रूरत है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। During the last 100 years, usage of resource has increased very much due to the extraordinary development in science and technology due to the population explosion. अब ऐसा कह रहा है भैया, दो कारण है। एक कारण तो है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा कारण है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसकी वजह से पिछले 100 सालों में रिसोर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो दो कारण है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, दूसरा पॉपुलेशन में बढ़ना, जिसके से रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। Severe implication will have to be experienced in the future if a serious thought is not given to the matter. So it is duty of all of us to conserve the resource for the future generation. यानी कि अगर हम ऐसे ही रिसोर्सेज को बर्बाद करते रहे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए रिसोर्सेज बच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें रिसोर्सेज को सोच समझ के यूज़ करना चाहिए और उसको कंजर्व करना चाहिए। रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व एंड शुड बी यूज रैशनली। अब ऐसा कह रहे हैं रिसोर्स को हम कंजर्व करेंगे और उसको रैशनली मतलब क्या, उसको सोच समझ के यूज करेंगे, रैशनली यूज करेंगे। द वर्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। अब ऐसा कह रहे हैं जो कंजर्वेशन यानी कि कोई भी चीज़ को बचाना, वो सीधा जुड़ा हुआ है एक वर्ड से, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, यानी कि रिसोर्सेज की कमी, और जो दूसरा वर्ड है वो है कंजर्वेशन, यानी कि ये दो वर्ड आपस में रिलेटेड है। यानी कि जब रिसोर्सेज की कमी पड़ेगी तभी हम कंजर्व करना शुरू करेंगे। अब if the resources are exploited at the current rate where they are exploited haphazardly and irrationally, it would be a dream to maintain the development and the current lifestyle. यानी कि अगर हम रिसोर्सेज को ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते रहे, एक्सप्लॉइट का मतलब का बर्बाद करते रहे, जो अभी हम कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेड हैफर्जार्डली, हैफर्जार्डली का मतलब अनऑर्गेनाइज, जैसे कि पानी ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा वेस्ट कर दिया, एकदम हैफर्जार्डली अनऑर्गेनाइज तरीके से, एंड इरेशनली मतलब कुछ लॉजिक वॉजिक लगाए बिना इलॉजिकली हम वेस्ट करते जा रहे चीज़ों को। तो हम जो अभी जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, 3 टाइम का खाना खा रहे, पानी पी रहे, तो वो फ्यूचर में ये लाइफस्टाइल हमारे लिए एक सपना रह जाएगा अगर हम ऐसे ही रिसोर्सेज को वेस्ट करते रहे तो। अब हमें आगे ऐसा कह रहे हैं, इट इंक्लूड थिंग्स लाइक रैशनल यूजेज। तो भैया हमें करना क्या है? तो हमें करना है रैशनल यूजेज, यानी कि रैशनल का मतलब क्या, सोच समझ के चीज़ों को यूज़ करना है। दूसरा कंजर्वेशन, यानी कि चीज़ों को कंजर्व करना है, बचाना है। और तीसरा रीयूजेज, यानी कि एक बार कोई चीज़ को यूज़ कर लिया तो उसको फिर से यूज़ करेंगे कोई और जगह पे, रीयूजेज करना है। When there is, अब एक आती है 1 मार्क में डेफिनेशन, कंजर्वेशन की डेफिनेशन। कहना क्या चाह रहे कंजर्वेशन की डेफिनेशन में, वो पढ़ते हैं। तो जब भी किसी इंसान की जान को खतरा होता है तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करी जाती है, कुछ अरेंजमेंट किए जाते हैं, उसी को कहा जाता है कंजर्वेशन। When there is a danger of existence of the life of a tree or a human, the arrangement made for it is called
कंजर्वेशन। अब आता है हमारे पास कंजर्वेशन। अगर हमको अब तो हमको समझ आ गया कि रिसोर्सेज को हमको कंजर्व करना ही पड़ेगा, तो वो कंजर्व कैसे करेंगे उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ द यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड एंड प्रोबेबल रिसोर्स ऑफ एनी रीजन और अ कंट्री एज अ यूनिट। सबसे पहली चीज़ हमें ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप जानकारी जमा करिए। अब किस बात की नॉलेज जमा करिए? तो ऐसे रिसोर्स जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज्ड, ऐसे जो यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, नॉन यूटिलाइज्ड, और कोई एक रीजन में, कोई एक कंट्री में जो रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्स की आप नॉलेज जमा करिए, जानकारी इकट्ठा करिए। पॉइंट नंबर 2, द रिसोर्स विच आर लिमिटेड, या तो नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जो वापस नहीं मिलने वाला फ्यूचर में, नॉन रिन्यूएबल, should be exploited scientifically and should be used only when it is necessary to use them। मतलब ऐसा कह रहे हैं, ऐसे रिसोर्स जो कि बहुत लिमिटेड है, जैसे कि पेट्रोल, तो ऐसे रिसोर्स को हमको बहुत ही साइंटिफिकली, सोच समझ के, लॉजिकली यूज़ करना चाहिए, ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आता है नंबर 3, attempt should be made to develop those resource the quantity of which can be increased। यानी कि अब ऐसा कह रहे हैं, ऐसे रिसोर्स जिसको हम बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्स को हमको बढ़ाना चाहिए, मतलब उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। The resource which are cheaper and are easily available should not be wasted, but instead should be sparingly used for the future also। मतलब अब ऐसे रिसोर्स जो कि आसानी से सस्ते में मिल जाते हैं, चीपर, सस्ते में मिल जाते हैं, तो उसको हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको भी हमको स्पेरिंगली, यानी कि सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बच पाए। अब दोज रिसोर्स विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व, यानी कि जो लिमिटेड है उसको तो हमको बचाना चाहिए ही बिल्कुल। फाइंडिंग इट्स ऑल्टरनेट ऑप्शन थ्रू द टेक्निकल डेवलपमेंट इज फेवरेबल इन द लॉन्ग टर्म। अब ऐसा कह रहे हैं कि जो भी रिसोर्स खत्म होने वाला है, जैसे कि पेट्रोल, तो उसका कोई एक ऑल्टरनेट ऑप्शन, यानी कि कोई उसका दूसरा एक ऑप्शन ढूंढ लो। जैसे कि हमारे यहाँ पे पेट्रोल के बदले ई व्हीकल आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल, तो उसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन हमारी गवर्नमेंट ने ढूंढ लिया, क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला है। नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एंड शुड बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली, यानी कि बहुत ही सख्त नियम बना देने चाहिए, कानून बना देने चाहिए, लॉज बना देने चाहिए, और जो भी उसको फॉलो नहीं कर रहा तो उसको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जानी चाहिए। सिटीजन शुड बी वेल एक्वेंटेड विद द ऑल द फैक्ट्स, यानी कि एक्वेंटेड का मतलब क्या? जानना। सारे ही हमारे सिटीजन को ये चीज़ जाननी चाहिए कि रिसोर्सेज कितने ज़रूरी है, उसको हमको कंजर्व करना ही पड़ेगा। और पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि लोगों में रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए जागरूकता, अवेयरनेस हमको लानी पड़ेगी।